शिवाय कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से आपको शिवाय कोचिंग सेंटर में मैं पंकज स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 का जो क्रांति है उसका जो वो स्वरूप हमने देखा कि किस तरीके से हम भारतवासी, हम इंडियन उस क्रांति को किस रूप से देखते हैं। तो आगे अब हमारा जो अगला वीडियो है, जो आज का वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क्रांति का जो कारण है वो क्या क्या कारण था। तो वैसे कारण में अगर देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, तात्कालिक कारण भी है, सैन्य कारण है। लेकिन इन सारे कॉज में, इन सारे कारणों में आज जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राजनीतिक कारण। तो आप लोग एकदम बारीकी से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था 1857 की क्रांति के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुगल सम्राट के अधिकार का हनन, यानी कि इसका मतलब हो गया कि लास्ट जो अंतिम जो हमारे मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर, जिनके बारे में उनका जो शासन काल है वो 1837 1837 से 1857 तक। इस बीच में जो अंग्रेज सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उनको 1 लाख रुपए मासिक पेंशन के रूप में दिया करते थे, जिसमें से उनको जो है वो 1 लाख रुपए से उनका गुजर बसर करना था। दूसरे हम लोग देखते हैं कि जो पेंशन की, हालांकि अगर बात करें कि पेंशन की बात अगर किया जाए तो ये पेंशन की जो शुरुआत है वो शाह आलम द्वितीय इनके समय से ही स्टार्ट हुआ। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो है वो हार गए। तो हारने के बाद उनको इलाहाबाद की संधि करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस इलाहाबाद संधि के बाद से उनको जो है वो पेंशन के रूप में जो पैसा होता है वो देना अंग्रेज सरकार ने शुरू किया। तो ये क्रम जो है वो हम लोग देख रहे हैं बहादुर शाह जफर तक। इनको यहाँ पे 1 लाख रुपए जो वो 1857 यानी कि 1856 तक उनको इतना रुपया दिया गया। लेकिन 1857 में 1857 में उनको ये 1 लाख रुपए घटा करके 11,000 देने के लिए बात की गई। और उनका जो शासन था, जो दिल्ली में लाल किले में जो रहा करते थे, उस जगह से भी उनको हटाने की बात की जा रही थी। तो ये हो गया, हमने देखा कि मुगल सम्राट के अधिकार का हनन, जिसमें हम लोगों ने ये चीज देखा। दूसरा देखिए कि अंग्रेज ने 1803 में दिल्ली पे कंप्लीटली अंग्रेजों का जो है वो नियंत्रण हो गया। अब ये जो दिल्ली था, जो उस समय किसी समय में जो है वो मुगल बादशाहों के अंडर में था, लेकिन 1803 में दिल्ली पे अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको कहते हैं हड़प की नीति, या इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार का जो ब्रिटिश शासन था उसको फैलाना, उसको विस्तृत करना। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि किसी भी हमारे भारत देश के प्रांत में, जो भी प्रांत है, उस प्रांत के जो शासक थे, उस शासक को अगर उनका अपना संतान नहीं है तो वो गोद लिए हुए जो उनके संतान थे उनको अगला वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते थे। इसका सीधा मतलब हो गया कि उनके जाने के बाद, शासक के जाने के बाद जो प्रांत था वो अंग्रेज के साथ विलय हो जाना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो इस नीति के तहत इसको लाया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक ये नीति अपने देश में चला। इसमें सबसे पहला राज्य जो था वो था सतारा, 1848। इसके बाद सेकेंड जयपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और लास्ट जो था वो नागपुर 1854। ये कुछ जगह थे जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज सरकार ने भारत के जो ये प्रांत था उसको अपने में विलय कर दिए। देखिए कि नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र का मतलब है कि गोद लिए हुए संतान, उनका जो है वो पेंशन बंद कर देना, ये कह करके
कि आपका जो ये प्रांत है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर में आता है। ये हो गया। चौथा जो है वो अवध के शासक वाजिद अली शाह, इनके ऊपर दोषारोपण लगाना अंग्रेज के द्वारा कि आपका जो शासन है, जो आपके प्रांत में शासन है, वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। और लास्टली उन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने 1856 में 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला दिए, विलय कर दिए। ये क्या करके कि प्रांत में जो है वो शासन सही से प्रॉपर नहीं चल रहा है, जिसके कारण जो अवध को लास्टली जो है वो अंग्रेज ब्रिटिश शासन में उनको विलय कर दिया गया। राजनीतिक कारण के बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो होता है वो सबसे शुरू करते हैं भू राजस्व एवं कर, यानी कि कर के रूप में जो सिस्टम था वो अंग्रेज ने यहाँ पे स्टार्ट किए थे। क्या क्या था, तो सबसे पहले देखिए महलवारी, रैयतवारी और जमींदारी। क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में आपको ये सिस्टम दिया हुआ है। वैसे एक बार हम लोग इसको रिमाइंड कर लेते हैं। महलवारी 1822 मैकेंजी के द्वारा लाया गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के जो प्रांत था उस जगह पे। रैयतवारी सिस्टम जो है वो 1820 में 1820 में मुनरो के द्वारा मद्रास, जो प्रेजेंट में भी चेन्नई है, बॉम्बे और असम, इन प्रांतों में। और जमींदारी जो प्रथा थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब देखिए ये क्या था, ये ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू अंग्रेज और जमींदारों के बीच में टाई अप था कर के लिए। टैक्स के रूप में जो जमींदार होते थे वो अंग्रेज को टैक्स के रूप में जो है वो या तो अनाज या पैसे ये दिया करते थे। अगर 2 साल 3 साल तक अगर जमींदारों ने अंग्रेज को जो है वो पैसे देने या टैक्स देने से मना कर दिया या अगर नहीं दे पाए किसी भी कारण से, तो लास्टली जो है वो ब्रिटिश सरकार उनसे वो जमीन छीन लेती थी और दूसरे को, किसी दूसरे जमींदार को वो सौंप दिया जाता था। तो ये था सिस्टम। इससे जो वो जमींदारों के बीच में काफी गुस्सा था। आगे देखिए दूसरा हमारा जो पॉइंट हुआ है पारंपरिक उद्योग का विनाश। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में, जो हमारा देश है, वो शुरू से ही अपने हाथ से काम करते थे। फैक्ट्री, इंडस्ट्री जो भी था वो अपने हाथों से छोटे बड़े चीजों को बनाना, सामान को बनाना। लेकिन अंग्रेजी जो कंपनी आया, जो फैक्ट्री आया, उस फैक्ट्री में मशीन के आ जाने से लोगों में जो है वो बेरोजगारी हो गई, काम बंद हो गया। जो हमारा इंडस्ट्री था अपने देश का वो बंद होने लगे। तो ये था पारंपरिक उद्योग का विनाश। तीसरा है किसानों की जो हालत था वो काफी खराब हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि किसान से जो वो जबरदस्ती अंग्रेज के द्वारा अफीम की खेती या फिर नील की खेती करवाया जाता था, जिससे कि उनके जमीन के बहुत बड़े जो भाग होता था वो इस कामों के लिए, नील की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए लगाया गया। तो उनके घर में जो फैमिली थे उनके लिए अनाज का उपजाना काफी मुश्किल हो गया। चौथा जो था वो धन का निष्कासन। अब जो भी यहाँ के जो धन संपत्ति होता, जो भी अनाज होते, वो अंग्रेज जो है वो अपने इंग्लैंड, ब्रिटिश सरकार के पास भेज दिया जाता था। चौथा जो था वो अकाल और गरीबी, किसी भी कोई भी हालत हो। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में ही हर साल एवरी ईयर हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से बारिश न होना या सूखा पड़ जाना या किसी भी तरीके से अगर खेती में विनाश हो जाए या क्षति हो जाए, तो उस समय भी किसानों को जो है वो टैक्स देना था। तो ये सब जो था वो आर्थिक कारण था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है वो है सामाजिक कारण। हमारे इस समाज में, हमारे सोसाइटी में अंग्रेज ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया अपनी जो कहते हैं कि हमारे समाज में उनका हस्तक्षेप। तो सबसे पहले देखिए सामाजिक सुधार में हस्तक्षेप उनका क्या था कि एक हमारे जो राजा राम मोहन राय जी और उनके साथ में विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को उन्होंने समाप्त करवाया। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह जो नियम था 1856 में, इसको जो है वो शुरू करवाए। ये बिल पारित हुआ और यहां से जो है वो विधवा पुनर्विवाह शुरू हो गया। अब इस तरीके से जो हमारे समाज में रूढ़िवादी व्यक्ति थे
उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे इस हिंदू धर्म के साथ जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो हस्तक्षेप हो रहा है। ये तो था कि शहरों में, अब गांवों में जो है वो उस समय जो लोग थे, हमारे भारतीय जो पारंपरिक जो ड्रेसेस है, जो कपड़े हैं, उस समय लोग जो है वो धोती और कुर्ते का यूज करते थे। लेकिन जबरदस्ती अंग्रेज जो है वो उस समय टाई, बेल्ट, सूट, ये सब जो है वो यूज करवाना चाह रहे थे लोगों से। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे समाज में, हमारे कल्चर के साथ अंग्रेज किसी न किसी तरीके से वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार। एडवर्ड के अकॉर्डिंग लोगों को, यहाँ के जो लोग थे उसको हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना। आगे देखिए, 1850 में एक लेक्स लोकी कानून लाया गया। इस कानून के अनुसार जो भी हिंदू ईसाई धर्म को अपनाएगा तो उसको जो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उससे वो वंचित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसके पैतृक उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको जो है वो पैतृक जो उत्तराधिकार है वो दिया जाएगा। लेकिन कब? जब वो ईसाई बनेगा तब। तो। आगे देखिए, नस्लीय भेदभाव। ये नस्लीय भेदभाव का मतलब हो गया कि अंग्रेज और भारतीयों के बीच में भेदभाव। हमें वो, आपने भेदभाव के लिए देखा होगा दक्षिण अफ्रीका की, हमने इतिहास देखा है जहां पे नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है, जो वहां पे उन्होंने ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो भेदभाव था। यहां भी अपने भारत देश में भी उस समय अंग्रेज और भारतीयों के बीच में जो भेदभाव था, यहाँ के लोगों को गाली देना या बुरे भला कहना। अगला जो है वो हमारे पास में पश्चिमी शिक्षा का विरोध। यहाँ के जो लोग थे वो ऐसा समझ रहे थे कि हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति से किसी न किसी तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग थे वो पश्चिमी शिक्षा को जो वो विरोध कर रहे थे। तो ये सब कारण था सामाजिक कारण। देखिए, सैन्य कारण, यानी कि सैनिक किस तरीके से असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाइड ब्रिटिश सैनिक, यानी कि ब्रिटिश शासन से। सबसे पहले देखिए, सैनिकों में जो रेशो था वो 5:1 भारतीय और ब्रिटिश, यानी कि भारतीय सैनिक लगभग आपको 2,38,000 के आसपास में था अराउंड, और अंग्रेज जो सैनिक थे वो 45,000। तो इनके बीच में जो है वो भेदभाव था। वेतन हो या उनका जो सेवाएं है, जो सर्विस है, उन सारे जगहों पे जो है वो भेदभाव था। आगे देखिए, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कर भेजा जाता था लड़ने के लिए या काम करने के लिए। तो समुद्र पार जाना जो है वो अपने यहाँ अपने धर्म के खिलाफ वो समझते थे कि अगर हम समुद्र के पार जाते हैं या दूसरे जगह जाते हैं तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारे इस धर्म के साथ किसी न किसी तरीके से अंग्रेज जो है वो छेड़छाड़ कर रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है। तो इससे जो भारतीय सैनिक जो मना कर देते थे। आगे देखिए, 1854 में एक डाक घर सुधार अधिनियम लाया गया। इसके अकॉर्डिंग जो निःशुल्क डाक सेवा थी उसको बंद कर दिया गया। अब देखिए, जो सैनिक घर से बाहर थे, समुद्र पार जाते थे, तो उनके लिए जो है वो एक डाक ही सेवा था जो अपने घर पे अपने इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना को वो बता सके। लेकिन ये भी जो सेवा थी वो अंग्रेज के द्वारा बंद कर दिया गया। तो ये भी कारण था सैनिकों का जो है वो असंतुष्ट रहना। दूसरा देखिए, सैनिकों के बीच आर्थिक असंतोष। अब दोनों के बीच में जो सैलरी होता, जो वेतन होता, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अब यहां से अपने देश से जो लोग जाते थे सैनिक बन करके उस समय समुद्र पार या फिर दूसरे देशों में, तो उनके घर के जो लोग होते थे उनके लिए जो है वो काम चलाना काफी मुश्किल हो जाता था। ये सब कंडीशन था सैनिक कारण। हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कारण, यही से शुरू होती है हमारा 1857 की क्रांति। तो देखिए, 1856 में 1856 में पहले जो है वो ब्राउन बेस्ड बंदूक का यूज किया जाता था। लेकिन 1856 में जो है वो अब इसको हटा करके इसके एंड में और न्यू इनफील्ड राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको जो है शुरुआत की गई, और ये जो राइफल था वो चर्बी वाले कारतूस का इसमें प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए, जो कारतूस था
उसमें गाय और सूअर के चर्बी से बनाया होता था। शुरुआत जो है वो बंगाल में दमदम के जो सैनिक थे उनके द्वारा इस पर विरोध किया गया कि हम किसी भी तरीके से जो ये चर्बी वाले कारतूस है इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए जो ये गाय और सूअर है वो अपने धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो वो बंगाल में दमदम के जो सैनिक थे उन्होंने विरोध किया। आगे देखिए 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने इस बात के लिए विरोध किया, और विरोध ही नहीं किए, उन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग जो थे उनकी हत्या भी कर दी और सर्जेंट ह्यूरस को उन्होंने घायल कर दिया। अब 8 मार्च 1857 को उनको फांसी दिया जाता है और यहीं से हमारा क्रांति जो है वो शुरू होता है। तो आई होप आपने जो है वो ये जो जितनी भी चीजें हमने पढ़ाया समझाया वो आपको समझ में आया, और अगर ना भी समझ में आए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।